जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी का तीसरा भाग। दोस्तों, ये बात मई 1983 की है, जब सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स मैल्कम बाल्ड्रिज चाइना के दौरे पर आए थे। अमेरिका ने इस दौरे को सक्सेस करने के लिए चाइना की ट्रेड कैटेगरी को पीछे वीक कर दिया था, जिसके चलते अमेरिका ने उसे भारत जैसे फ्रेंडली देशों के साथ खड़ा कर दिया था, जिसके चलते चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कुछ चीज़ें बहुत ही आसान हो गई थी। इस बात का चाइना ने स्वागत किया था, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वह विवादास्पद मुद्दे ताइवान को उठाने से बाज नहीं आ रहा था। पहले ही अमेरिका इस बात की घोषणा कर चुका था कि वह $20 मिलियन के हिसाब से प्रति वर्ष ताइवान को होने वाले हथियारों की सप्लाई में कमी करेगा। लेकिन चाइना ने यह कहते हुए इस बात का विरोध किया कि उसे उस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह कितने पैसे के हथियार दे रहा है, कितने कीमत के हथियार दे रहा है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि हथियार की क्वालिटी और क्वांटिटी में गिरावट आनी चाहिए। इस दौरे के बाद सितंबर के महीने में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कैस्पर विनबर्ग चाइना आए, और इस दौरे की विशेष कामयाबी ये रही कि वे चाइनीज प्रीमियर चाउ को अमेरिकी विजिट के लिए मनाने के लिए कामयाब रहे। कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्वीकार किया था कि बातचीत अच्छे खासे माहौल में हुई थी और सैन्य संबंधों को विस्तार देने पर सहमति बनी थी। लेकिन जैसी चीन की नीति है कि वह किसी भी विजिट से पहले सामने वाले देश को विवादास्पद मुद्दों पर झुकाने की कोशिश करता है, और चाइनीज प्रीमियर के अमेरिका विजिट से पहले भी वह यही कोशिश करता रहा कि ताकि अमेरिका को प्रेशर में लिया जा सके। लेकिन कोई भी टैक्टिक्स काम नहीं आई, और चाइनीज प्रीमियर चाओ के यूएस दौरे से पहले ही ताइवान को एडीबी की मेंबरशिप में, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप में शामिल कर लिया गया। और हुना के कारण अप्रैल में जो कल्चरल डिस्कशन बंद हो गया था, उसको रिस्टोर करने का फैसला भी चाइना ने कर लिया, क्योंकि चाइना भी दिखावे के लिए, प्रेशर के लिए टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन एक्चुअल में वो भी नहीं चाहता था कि संबंध इतने खराब हों कि उसके दुष्परिणाम चाइनीज हितों पर आगे पड़े। चाव ने भी रिश्तों को मजबूत करने के नाम पर पूरे दौरे में ताइवान और इसके विवादास्पद मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, यह सब हुआ कैसे? चाइना मान कैसे गया? दोस्तों, चाइना को मनाना अमेरिका के लिए आसान नहीं था, लेकिन अमेरिका यह समझाने में कामयाब हो गया था कि यदि उसे ट्रेड कंसेशन लेने हैं तो ताइवान के मुद्दे को एक सीमा के बाद जोड़ देना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका से मिलने वाली हेल्प नहीं मिलेगी। इसके चलते अमेरिका चाइना को ताइवान के मुद्दे पर एक सीमा के बाद शांत करने में कामयाब हो गया था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए अमेरिका को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि चाइना यह समझ रहा था कि अमेरिका को किसी भी प्रेशर से झुकाया जा सकता है। इसी क्रम में जब 1982 के अंत में डोनाल्ड रिगर और जॉर्ज शुल्ट्ज की बीजिंग यात्रा हुई थी, तो चाइना ने उनका ठीक ढंग से स्वागत भी नहीं किया था, और अमेरिका की ह्यूना हुआंग बोर्ड और अगस्त 1982 के समझौते के इंटरप्रिटेशन पर आलोचना की थी। लेकिन दोस्तों, दुनिया भी चाइना और यूएस के रिश्तों तक ही नहीं थी, दुनिया इससे आगे भी थी। यह वह दौर था जब यूएस और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे थे। कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसके चलते दोनों ही देश एक दूसरे पर डोमिनेंस स्थापित करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस की ऐसी तैसी कर रहे थे। अमेरिका की कंडीशन खराब थी, लेकिन रशिया की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब थी। और रशिया की कंडीशन ज़्यादा खराब होने के कारण उसकी इकोनॉमी पोलैंड, अफगानिस्तान और उसकी कंबोडियन पॉलिसीज की वजह से गर्त में जा रही थी। और दोस्तों, जैसा कि पता है, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, धन नहीं है, तो समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी समय यूएस को मौका लग गया कि रशिया की कंडीशन खराब है, और उसने मिडिल ईस्ट में छेड़छाड़ शुरू कर दी, और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते रशिया कुछ भी नहीं कर सका। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते ही रीगन प्रशासन प्लानिंग के अनुसार अपनी सेना को अपग्रेड नहीं कर पा रहा था, और अमेरिका में भी एंटी वार फोर्सेज लोकप्रिय होती जा रही थी। यूरोप में भी यूएस का रशिया के खिलाफ जो इकोनॉमिक वार चल रहा था, उसका विरोध बढ़ रहा था। दोनों ही देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। अमेरिका में जहां बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही थी, वहीं रशिया भी 5 ईयर प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, या कर ही नहीं पा रहा था। इन सब परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए चाइना, जो कि दोनों ही देशों के लिए इम्पोर्टेंट होता जा रहा था, ने रशिया की तरफ झुकाव बढ़ाना शुरू कर दिया। चाइना समझ चुका था कि इस समय फायदा उठाने का अच्छा मौका है,
एक की तरफ झुकाव बढ़ाओ और दूसरे से कोई ना कोई फाइनेंशियल या ट्रेड बेनिफिट ले लो। इस पूरी प्रक्रिया में रशिया ताइवान को भी मेनलैंड में मिलाने के सपने देखने लगा था और लगातार अमेरिका पर ताइवान के ऊपर अपनी पॉलिसी बदलने या वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करने की प्रेशर बना रहा था। यहाँ यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि चाइना एक चालाक देश की तरह बिहेव कर रहा है। जहाँ उसे अपने हितों और अपनी ईगो में से एक को चुनना है, वहाँ उसने हमेशा अपने हितों को चुना है, ना कि अपनी ईगो को। जहाँ रशिया के साथ संबंध अच्छे ना होते हुए भी मौका देख के उसने रशिया के साथ संबंध सुधारने शुरू कर दिए। वहीं उन्हीं संबंधों के सहारे उसने अमेरिका को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एक सीमा तक जहाँ तक अमेरिका उसको प्लीज करने की कोशिश करता रहा, वहाँ तक वो प्लीज होता रहा। और जैसे ही उसको अमेरिका ने किसी मुद्दे पे प्लीज करने से मना कर दिया, वहाँ चाइना ने कोई भी चूं चा चपट नहीं की और चुपचाप अमेरिका की बातें मान ली। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिसी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि आम कॉमन मैन की समझ से बाहर होता है। इसके लिए दोस्तों, मैं आपको लगातार इस सीरीज में चाइनीज पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सहायक होगी। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और इस सीरीज को पूरा देखें। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आगे के एपिसोड के लिए मैं आपसे भाग 4 में मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।